नमस्कार साथियों, आप सभी का आराध्या क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए है और इसमें हम केवीएस मैदान की पुस्तक को ऑडियो और वीडियो के रूप में देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी में आज हम पढ़ेंगे शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। इससे पहले हम लोग अध्यापक केंद्रित पद्धति पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। ये विधियाँ शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती हैं। इसमें उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी विभिन्नताओं को कक्षा शिक्षण एवं बृहत्तर शिक्षा प्रणाली में वांछनीय हद तक समायोजित किया जाए। व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का निम्नलिखित रूप से वर्णन किया गया है। सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांतरित कार्य। इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजनों के रूप में किया जाता है, जैसा अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना, संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना इत्यादि। इसमें शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक कार्य की योजना तैयार करते हैं और उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। यह किसी भी विषय पर तैयारी की जा सकती है, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसे मात्र पुस्तकों से ही अनुकृत ना करें। सुपुर्द नियत कार्य के लाभ। इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। यह विधि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। यह विधि छात्रों को और अधिक रचनात्मक बनाने के लिए प्रेरित करती है। सुपुर्द नियत कार्य की सीमा लिमिटेशन। यदि कार्य को सावधानी से आयोजित न किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति कर सकते हैं। क्रमादेशित निर्देश। क्रमादेशित निर्देश शिक्षण की इस उच्च संरचित प्रणाली के लिए एक सामान्य शब्द है जो आत्मगति के तार्किक क्रम पर आधारित होता है। इसमें शिक्षार्थी प्रत्येक चरण के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। क्रमादेशित निर्देश के लाभ। नियमित रूप से प्रतिपुष्टि। यह शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है और यह किसी भी विषय के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्रमादेशित निर्देश की सीमा। इसमें कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण। कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है। कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है। क्रमादेशित निर्देश के लाभ। इसमें अन्य विधि की तुलना में अधिक लचीलापन और बेहतर नियंत्रण होता है। इस विधि को अभ्यास, सिमुलेशन और मॉडलिंग इत्यादि में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। क्रमादेशित निर्देश की सीमाएं। यह अवैयक्तिक और महंगा है। परस्पर संवादात्मक वीडियो। शिक्षण की इस विधि को संज्ञानात्मक, मनोसंचालक और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया गया है। यह विधि शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रम रहित ढंग से उपलब्ध करने में सहायक होती है, जिससे शिक्षार्थी अपने कार्य के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इंटरैक्टिव वीडियो का सार वीडियो अनुकरण के अनुभव के साथ साथ वास्तविक छवियों के रूप में अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुति से है। परस्पर संवादात्मक के लाभ। इंटरैक्टिव वीडियो दृष्टिकोण व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। परस्पर संवादात्मक की सीमाएं। इस विधि में काफी समय लगता है और संसाधनों की विशेष आवश्यकता होती है। मुक्त अधिगम। यह शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास और यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। मुक्त अधिगम के लाभ। यह विधि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। मुक्त अधिगम की सीमाएं। यह विधि भावात्मक शिक्षण उद्देश्यों और मनोसंचालन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह विषयों के तेजी से बदलते स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं है। सतत अनुकरण।
सतत अनुकरण को शायद शिक्षण की प्रविधि के बजाय प्रशिक्षण की प्रविधि कहना अधिक उचित होगा। इस प्रविधि में ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जो कि वास्तविक स्थितियों से बहुत मेल खाती है। इसके बाद प्रशिक्षुओं या शिक्षार्थियों को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कृत्रिम स्थितियों में होता है। विधि में मशीनरी उपकरण आदि पर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य व्यय कम होता है। इस विधि में सुरक्षा पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐतिहासिक खोज विधि अनुमानी विधि से मिलती जुलती एक और विधि है जिसको हम खोज विधि कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विषयों में तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है। इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों एवं वर्तमान से संबंधित है। सहयोगात्मक अधिगम उपागम कुछ विधियां लघु समूह चर्चा के सहयोगात्मक अधिगम उपागम के अंतर्गत आती है। ये विधियां एक उद्देश्य और विभिन्न समूहों पर आधारित होती हैं, जिसमें शिक्षक एक सुसाधक के रूप में कार्य करता है। हम एनसीईआरटी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार ऐसी 4 विधियों मस्तिष्क झंझावती, कार्य समूह, अनुशिक्षण और अन्वेषण समूह का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मस्तिष्क झंझावती विचार मंथन या विप्लव विधि ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ किसी समस्या की पहचान की जाती है, तत्पश्चात लघु समूह बनाए जाते हैं। सभी छात्रों को समस्या का समाधान ढूंढने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये मन मानचित्रण के रूप में भी हो सकता है। सभी विचारों का स्वागत किया जाता है, किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाती तथा कुछ विचारों को रूपांतरित किया जा सकता है। इसमें विचार उत्पन्न करना, सृजनात्मकता आदि कौशल विकसित होते हैं। उपरोक्त विशेषताओं के तत्पश्चात भी इस विधि में विषय के अध्ययन का व्यवस्थित ढंग नहीं है। विचार मंथन की मुख्य पहचान सहजता से होती है। छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की मात्रा उन विचारों की गुणवत्ता से अधिक मूल्यवान होती है। इसका प्रयोजन छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। यह विधि उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो भाग लेने के अनिच्छुक होते हैं। कार्य समूह टास्क ग्रुप यहाँ शिक्षक द्वारा किसी कार्य की पहचान की जाती है। इसमें लघु समूह बनाए जाते हैं। कक्षा के प्रत्येक समूह को एक निश्चित कार्य विधि में निष्पादन के लिए एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है। प्रत्येक समूह के कार्य का मूल्यांकन दूसरे समूह द्वारा किया जाता है। कार्य को संपादित करना सबका उत्तरदायित्व होता है। इसमें उत्तरदायित्व लेना, कार्य का प्रतिनिधित्व करना, पहल करना, नियोजन कौशल, कार्य संपन्न करना, मूल्यांकन तथा भावात्मक कौशल विकसित होते हैं। अन्वेषण समूह अन्वेषण विधि को प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस विधि में छात्र सहायता रहित प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय काल में किसी असंगत घटना की कोई स्थिति उत्पन्न करते हैं। इस घटना से छात्रों को यह अनुभव करने में सहायता की जाती है कि इस स्थिति में कोई समस्या विद्यमान है जिसका समाधान खोजना आवश्यक है। इस विधि में छात्रों की जांच की भावना स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी विकसित होती है। विभिन्न समूह एक ही समस्या पर कार्य करती है। वे भिन्न भिन्न परिकल्पनाओं, उनके समाधान तथा निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। अन्वेषण में सम्मिलित छात्र अपने विचारों पर वार्तालाप, विचार विनिमय कर सकते हैं। कुछ नए समीकरण को भी उत्पन्न कर सकते हैं। कोई क्रियाकलाप या प्रयोग भी किया जा सकता है। यह विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। इसके अंतर्गत छात्र सक्रिय भागीदारी करते हैं। इस विधि के द्वारा समस्या समाधान कौशल, अन्वेषण कौशल, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन जैसे कौशल विकसित किए जा सकते हैं। अनुशिक्षण समूह यहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार समूह बनाने में सहायता करते हैं। शिक्षक द्वारा किसी संकल्पना की पहचान की जाती है। शिक्षक कक्षा में किसी ऐसे छात्र की पहचान करते हैं जिसे संकल्पना की अच्छी सूझबूझ हो। ऐसे छात्र को उस समूह के नेता की भूमिका दी जाती है। शिक्षक इस बात का भरसक प्रयास करे कि सभी शिक्षार्थियों को विभिन्न चर्चाओं पर नेतृत्व का अवसर दिया जाए। समूह दल के नेता को प्रत्येक सदस्य के अधिगम को सुसाध्य बनाने में सहायता करने का कार्य सौंपा जाता है। समूह का नेता सदस्यों से प्रश्न पूछता है तथा उन्हें अपनी अधिगम कठिनाइयों की चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुशिक्षण मुख्य रूप से निम्न रूपों में हो सकता है। निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है। सामूहिक अनुशिक्षण साधारण स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। प्रयोगात्मक अनुशिक्षण
ये मुख्यतः शारीरिक कौशल, प्रयोगात्मक कार्य आदि से संबंधित होते हैं। ये विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होता है। यहाँ विद्यार्थी अधिक विचारों को उत्पन्न करने की स्थिति में होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यह विधि शिक्षण के उद्देश्यों में मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना जैसे कौशल विकसित करने में सहायता करती है। यह विधि मानवीय तौर पर विभिन्न समस्याओं को पाटने का काम भी करती है। इस विधि में शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना कठिन कार्य है। फ्लिप्ड क्लासरूम यह एक प्रकार की मिश्रित शिक्षा है जहां पर छात्रों को अपने घर पर सामग्री से परिचित कराया जाता है और शिक्षण संस्थान में इसके माध्यम से इस प्रकार करने का अभ्यास किया जाता है। एक समान फ्लिप्ड क्लासरूम परिदृश्य में छात्र घर पर पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो देख सकते हैं, फिर प्रश्नों और कम से कम कुछ पृष्ठभूमि ज्ञान से लैस होमवर्क करने के लिए शिक्षण संस्थान आ सकते हैं या शिक्षा संस्थान में नई सामग्री शुरू करने, फिर घर पर स्वतंत्र रूप से छात्रों द्वारा पूरा करने के लिए होमवर्क और परियोजनाओं पर कार्य करने की सामान्य प्रथा के विपरीत है। सक्रिय और मिश्रित सहयोगात्मक शिक्षा इस प्रकार का वातावरण छात्रों को अधिगम के कई संसाधन प्रदान करता है। संसाधनों में एक हाइब्रिड व्याख्यान पुस्तक सम्मिलित है जो पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तक के संयोजन, ऑनलाइन चर्चा मंच, ऑनलाइन वीडियो का एक बड़ा भंडार, शिक्षण सहायकों द्वारा कार्यरत एक ट्यूटोरियल रूम आदि के रूप में देखा जा सकता है। इसकी उपयोगिता छात्रों पर निर्भर करती है। छात्रों ने मिश्रित संरचना को इसलिए महत्व दिया क्योंकि इसने उन्हें सीखने के संसाधनों के लिए तत्काल और अतुल्यकालिक दोनों पहुंच प्रदान की। छात्र संसाधनों का उपयोग होमवर्क की समस्याओं को हल करने, परीक्षा के लिए अध्ययन करने, पाठ्यक्रम में अपनी वैचारिक समझ में सुधार करने में सहायता करने के लिए करते हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यह 5 तथ्यों समय, स्थान, मोड, गति और भाषा की क्षमता को समाविष्ट है। एबीसी को शिक्षा का नया दृष्टिकोण माना जाता है। इसके अलावा हमें लचीलेपन, गुणवत्ता, रुचियां, छात्र केंद्रितता, अपने स्वयं के पाठ्यक्रम तैयार करना, अध्ययन का वास्तविक विश्व और पूर्ण तैयारी पर परीक्षा देना आदि विषयों का ध्यान रखना पड़ता है। अब प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। किसको संवादी शिक्षण का सिद्धांत कहा जा सकता है? सामूहिक, पारस्परिक, सहायक या समर्थक, संचयी, उद्देश्य। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी होगा उपरोक्त सभी। सामूहिक का अर्थ है एक साथ होना, पारस्परिक का अर्थ है एक दूसरे को सुनना, सहायक या समर्थक का अर्थ है विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संचयी का अर्थ है विचारों को श्रृंखलित करना, उद्देश्यपूर्ण का अर्थ है किसी उद्देश्य का होना। अब देखिए 2 सूचियां दी गई हैं, मिलान करना है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, सहयोगात्मक विधि। तो व्याख्यान विधि क्या है? व्याख्यान में क्या होता है? अध्यापक अपने ज्ञान की व्याख्या करता है। तो व्याख्यान विधि में ज्ञान की बड़ी मात्रा, और फिर हम देखेंगे ए से तीसरा कौन मिला है, तो ये ए से 2 ऑप्शन है सी और डी, तो सी डी में से एक सही हो सकता है। तो फिर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि में क्या होता है? जो हमारा अनुभव है उसी के द्वारा अधिगम होता है। तो बी का सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर परियोजना विधि, परियोजना में हम एक साथ सीखते हैं। सहयोगात्मक विधि, सहभागी प्रक्रिया। फिर आगे देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे विभेदित अनुदेश शिक्षण की गतिशील एवं सक्रिय विधि। इस विधि में शिक्षक सिखाने के लिए विभिन्न योजनाओं और तरीकों का उपयोग करते हैं। यह विधि बड़े समूह, लघु समूह और व्यक्तिगत अनुदेशों का संयोजन है। इसमें गुणात्मक पहलुओं की अपेक्षा मात्रात्मक पहलुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यह विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को समायोजित करने के लिए कई दृष्टिकोणों का उपयोग करता है। यह विधि छात्र केंद्रित होती है, अर्थात इसमें शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रासंगिक, रोचक और सक्रिय होता है। यह शिक्षण का एक संगठित और सुनियोजित तरीका है। फिर हम मिश्रित अधिगम देखते हैं। इस शब्द का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसकी कोई एकल शुद्ध परिभाषा नहीं है। मिश्रित अधिगम ऑनलाइन शिक्षण को प्रत्यक्ष
परंपरागत आमने सामने के शिक्षण से जोड़ता है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को शिक्षा शास्त्र या शिक्षण के संयोजन के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए स्वयं पुस्तक, सहयोगी या जांच पर आधारित अध्ययन। मिश्रित अधिगम का मुख्य लक्ष्य वितरण के तौर तरीकों के संयोजन के अनुभव द्वारा कुशल और प्रभावी शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। अध्यापन के दौरान पाठ्य पुस्तकों को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सहायक सामग्री कहलाती है। किंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इन सामग्रियों द्वारा सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरन लंबे समय तक स्मृति पटल पर अंकित रह सकता है। सहायक सामग्रियों के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण सदैव सकारात्मक बना रहता है। कार्टर ए गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अब हम इसके प्रकार देखेंगे। निर्देशात्मक सुविधाएं। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं या शिक्षा अधिगम सामग्री को प्रमुख शिक्षण सुविधाओं का अभिन्न अंग माना जाता है। इन्हें निर्देशात्मक सुविधाएं भी कहा जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रशिक्षक की सहायता करती हैं। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं या शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रमुख शिक्षण सुविधाओं का अभिन्न अंग माना जा सकता है। इन्हें निर्देशात्मक सुविधाएं भी कहा जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रशिक्षक की सहायता करती हैं। वे शिक्षण विधियों की पूरक हैं और स्वयं शिक्षण विधियों की तरह स्वावलंबी नहीं हैं। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं में दृश्य श्रव्य निर्देशात्मक सुविधाएं सम्मिलित है। वे इस धारणा का पालन करते हैं कि अधिगम की उत्पत्ति इंद्रियों के अनुभव से होती है। वे बेहतर अधिगम, प्रतिधारण, याद करने, सोच और तर्क, गतिविधि, रुचि, कल्पना, बेहतर आत्मसात और व्यक्तिगत विकास में सहायता करती है। निर्देशात्मक सुविधाओं के मुख्य लाभ। निर्देशात्मक सुविधाओं को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में जाना जाता है। इनका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। वे शिक्षार्थियों को कक्षा शिक्षण और अधिगम के बाद सिखाने के परिणामों को प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। कक्षा में शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं का उपयोग करने के कुछ विभिन्न प्रकार के कारण नीचे वर्णित हैं। शिक्षार्थियों की प्रेरणा। ध्यान आकर्षित करना किसी भी अधिगम का पहला चरण है। विभिन्न प्रकार की उत्तेजना प्रदान करके शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं इसमें सहायता करती है। शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं का उपयोग एक बेतरतीब अभ्यास नहीं है बल्कि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। सूचना का बेहतर प्रतिधारण। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं के साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित संवेदी चैनलों की संख्या जितनी अधिक होगी सूचना का प्रतिधारण उतना ही अधिक होगा। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं अभिवृत्ति में परिवर्तन को सुगम बनाती है। चित्र, प्रतिरूप आदि शिक्षार्थियों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में सहायता करते हैं। कक्षा शिक्षण का बेहतर संगठन। यह अनुक्रमिक संगठन सीखने सिखाने के अनुभवों को यथासंभव यथार्थवादी बनाने में सहायता करता है। यह मौखिक या दृश्य संचार में कमियों को दूर करने में सहायता करता है। समग्र अधिगम की सुविधा के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक प्रक्षेत्र में अधिगम के विभिन्न उद्देश्य हैं। एक शिक्षक के लिए कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को एक समान दृष्टिकोण से पूरा करने की आवश्यकता रहती है। मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं से वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है जो शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। व्यवहारिक अनुप्रयोग। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं व्यवहारिक अनुप्रयोगों में सैद्धांतिक ज्ञान के अनुप्रयोग को दर्शाती है। अधिगम को आनंददायक बनाना। शिक्षार्थी नई वस्तुओं को संभालने की नवीनता का आनंद लेते हैं और उनके माध्यम से नई अवधारणाएं सीखते हैं। अवधारणा निर्माण। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं बच्चों के बीच अवधारणाओं के निर्माण और प्राप्ति की सुविधा प्रदान करती है। वे अमूर्त अवधारणाओं को ठोस बनाते हैं। इस प्रकार शिक्षार्थी उन्हें समझने में सक्षम होते हैं और रटने का सहारा नहीं लेते हैं।
अब हम देखेंगे निर्देशात्मक सुविधाओं के प्रकार। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, हार्डवेयर दृष्टिकोण और सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण। यंत्रोप वस्तु दृष्टिकोण, यह शिक्षण की प्रक्रिया को यंत्रीकृत करता है ताकि शिक्षक अधिक छात्रों को शिक्षित करने में कम खर्च के साथ व्यवहार करने में सक्षम हो। हार्डवेयर में कंप्यूटर, परिचित्रदर्शी, अतिरिक्त प्रक्षेपक, रेडियो स्लाइड और फिल्म प्रोजेक्टर। अंतर्ग्रस्त इंद्रियों के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी को श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक सुविधाओं में विभाजित किया जा सकता है। प्रयोग के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। श्रव्य निर्देशात्मक सुविधाएं वे निर्देशात्मक उपकरण हैं जिनके माध्यम से केवल एक संदेश सुना जा सकता है। हम अपना 50% से अधिक समय सुनने में व्यतीत करते हैं। यह हमारे जीवन में श्रव्य संचार माध्यम के महत्व को दर्शाता है। श्रव्य निर्देशात्मक सुविधाओं के उदाहरण में भाषा प्रयोगशाला, रेडियो सेट, ध्वनि वितरण सेट आदि सम्मिलित हैं। दृश्य निर्देशात्मक सुविधाएं निर्देशात्मक उपकरण जिनके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है दृश्य निर्देशात्मक सुविधाओं के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरणों में पोस्टर, फ्लैश कार्ड, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, नक्शे, मॉडल, फोटोग्राफ आदि सम्मिलित हैं। श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक सुविधाएं श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक सुविधाएं वे निर्देशात्मक सुविधाएं हैं जो अधिगम की त्रिकोणीय प्रक्रिया यानी प्रेरणा, वर्गीकरण और उत्तेजना को पूरा करने में सहायता करती हैं। वे निर्देशात्मक उपकरण हैं जिनमें संदेश को एक साथ सुना और देखा जा सकता है। हमारी 5 इंद्रियों में से 87% का योजन दृश्य पर, 7 का योजन श्रवण पर होता है। दोनों ही ध्यान आकर्षित करने और अधिगम को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं। श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक सुविधाओं के उदाहरण में टेलीविजन, वीडियो फिल्म, वृत्तचित्र फिल्में आदि सम्मिलित हैं। सॉफ्ट दृष्टिकोण क्या है भाई, देखते हैं। सॉफ्ट दृष्टिकोण व्यवहार के संदर्भ में शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण के तरीकों, निर्देश प्रणाली की सुदृढ़ीकरण, प्रतिक्रिया, समीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित है। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी के सभी 3 बुनियादी घटकों यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को विकसित करने का प्रयास करता है। यहाँ हम दोनों के बीच के अंतर पर चर्चा कर सकते हैं। हार्डवेयर उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाता है। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण सामग्री के उत्पादन के लिए प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाता है। हार्डवेयर शिक्षा में प्रौद्योगिकी के लिए माना जाता है जबकि सॉफ्टवेयर घटक अपने उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान नहीं करते। यह शिक्षा की तकनीक के लिए माना जाता है। अब हम देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। तो पहले हम श्रव्य साधन देखते हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन व लिंगाफोन। अब हम देखते हैं दृश्य साधन। चार्ट, मानचित्र, प्रतिमान, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, ग्राफ्स, चित्र एवं रेखा चित्र, पत्र पत्रिकाएं, फ्लैश कार्ड। श्रव्य दृश्य साधन जिसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलचित्र एवं सिनेमा, समाचार, टेलीविजन, श्यामपट, वास्तविक पदार्थ, संवाद सामग्री। श्रव्य साधन क्या है, डिटेल में देखते हैं हम। श्रव्य साधन, इनका संबंध श्रवणेंद्रियों कानों से होता है। इनसे सुनकर छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि। आजकल स्मार्टफोन ने इनमें से लगभग सभी श्रव्य साधनों को आत्मसात कर लिया है। इनमें स्वयं के द्वारा समस्त सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रव्य साधन की विशेषता इस बात में है कि श्रोता की काल्पनिक शक्ति को उद्दीप्त करता है। फिर रेडियो, यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में नवीन यंत्रों के रहते इसके प्रयोग में कमी अवश्य आई है, किंतु ग्रामीण अंचलों में आज भी यह प्रभावशाली है। सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया और इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई। वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत की गई। फिर टेप
टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी प्रकरण की विषय वस्तु, वार्ता आदि की आवश्यकता अनुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका प्रयोग निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी किया जाता है। ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन। रेडियो की भांति यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। वर्तमान में इसका प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। इसके माध्यम से छात्रों के अशुद्ध उच्चारणों का शुद्ध करने में काफ़ी सहायता मिलती है। दृश्य साधन, वीडियो एड्स, दृश्य देखने योग्य। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वह उपकरण है जिन्हें छात्र देख सकते हैं। इसका संबंध नेत्रों से है। श्यामपट, चित्र, मानचित्र, मूक चित्र, चित्र विस्तारक यंत्र आदि। दृश्य सामग्री वह सहायक सामग्री है जिससे दृश्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन नीचे किया गया। चार्ट। जब किसी वस्तु के प्रतिमान उपलब्ध न हो तो चार्ट, ग्राफ इत्यादि शिक्षण के लिए उपयोगी साबित हो सकता। चार्ट के माध्यम से वांछित पाठ्य वस्तु सूचना को आकर्षक तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है और विद्यार्थी भी इसको बनाने की प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं। एक चार्ट में एक उद्देश्य हो तो अच्छा है ताकि स्पष्टता बनी रहे। एक चार्ट में एक ही उद्देश्य हो, जो टॉपिक है उसी का उद्देश्य हो। मानचित्र एवं ग्लोब, मैप एंड ग्लोब। इनका प्रयोग किसी भी जगह की उचित भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि जानने के लिए किया जाता है। यह उपयुक्त स्केल के अनुसार बने होते हैं। नक्शे के माध्यम से छात्र जलवायु, प्रकृति, मौसम तथा पर्यावरण जैसे विषयों को सरलता से समझ सकते हैं। मानचित्र बनाना और उनके अध्ययन को मानचित्र कला कहा जाता है। मानचित्र सपाट सतह के लिए होते हैं, इसलिए 2 आयामी हैं, जबकि उसका 3 आयामी लघु रूपांतर ग्लोब कहलाता है। जो मानचित्र है वो क्या है, 2 आयामी है। ग्लोब क्या है, 3 आयामी है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का ग्लोब। प्रतिमान, मॉडल्स। जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता तब छात्रों को कक्षा में उन वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल्स दिखाए जाते हैं। ये प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं से मिलते हुए होने चाहिए, जिसमें कि छात्रों के मन में वस्तु का वास्तविक चित्र खिंच सके। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के पौधों, पत्तियों और पुष्पों के प्रतिमान तथा जंतुओं के आंतरिक अंगों के प्रतिमानों का प्रत्यक्ष वस्तुओं की भांति प्रयोग करना चाहिए। स्लाइड्स। शिक्षण में स्लाइड का प्रयोग भी काफ़ी लाभदायक है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन में उपयोगी है। स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। स्लाइड के प्रयोग से शिक्षक कठिन, जटिल व सूक्ष्म बातों को सरलता से छात्रों तक पहुंचाने में समर्थ होता है। फ्लिप स्ट्रिप तथा फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म के द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, खोजों तथा अन्य सूचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र इनके प्रदर्शन में काफ़ी रुचि लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्मों में प्रत्येक विषय निश्चित क्रम में विस्तार पूर्वक स्पष्ट ज्ञान देने वाला होता है। इसके माध्यम से दिया गया ज्ञान अधिक स्थायी एवं प्रभावशाली होता है। ग्राफ्स, इनके द्वारा सांख्यिकी एवं परिमाणात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी 7वें अध्याय में दी गई है। चित्र एवं रेखा चित्र, इनके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इनके द्वारा स्वास्थ्य, संस्कृति तथा जीवन पद्धति से संबंधित बातों को आसानी से छात्रों को बताया जा सकता है। ये कक्षा में मौखिक वर्णन का पूरक बन जाते हैं। पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पाठ्यक्रम के कई विषयों को उदाहरण देकर श्रेष्ठतर ढंग से समझाया जा सकता है। फ्लैश कार्ड, यह सामग्री प्रायः छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, जिसमें कार्ड के माध्यम से शब्द चित्र को जोड़ना, शब्दों से मात्राओं को जोड़ना सिखाया जाता है। फ्लैश कार्ड का प्रस्तुतिकरण पोस्टर बोर्ड पर एक के बाद एक करके किया जाता है और लक्षित दर्शक के सामने प्रमुख बातों को रोचक तरीके से रखा जा सकता है। शब्द दृश्य साधन, शब्द दृश्य उपकरणों का संबंध छात्रों की आंखों एवं कानों दोनों से है। इसमें दृश्येंद्रिय एवं श्रवणेंद्रिय दोनों का एक साथ प्रयोग करके छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप टेलीविजन, चलचित्र, नाटक इत्यादि।
विषय विशेष। मन मानचित्रण को शिक्षण की एक विधि के रूप में 1960 में टोनी बुजान द्वारा विकसित किया गया। मन मानचित्रण किसी कार्य विशेष, केंद्रीय अवधारणा या विचार विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं या तर्कों को एक रेखा चित्र द्वारा दर्शाता है। इससे शिक्षार्थी के मन में सरलीकृत छवि बन जाती है। संक्षेप में कहें तो मन मानचित्रण किसी विषय वस्तु का चित्रात्मक वर्णन करना है। शिक्षार्थी विभिन्न पहलुओं के बीच परस्पर संबंध सहजता से स्थापित कर सकता है। अगर यह रंगीन हो तो और भी रोचक हो जाता है। और अब देखते हैं अवधारणा मानचित्रण। यह निराकार को मन मस्तिष्क में साकार रूप देने का प्रयास है। यह भी मन मानचित्रण जैसा है। अवधारणा मानचित्रण को 1984 में मानक रूप देने का प्रयास किया गया, जो कि मुख्यतः ऑसवेल की सार्थक अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत पर निर्भर करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इससे जटिल विषय वस्तुओं को सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक प्रकार की कक्षा शिक्षण में किसी अवधारणा को व्यवस्थित करने एवं समझाने के लिए विकसित की गई चित्रात्मक विधि है। इसमें किसी मुख्य अवधारणा के उपभागों को एवं उनके बीच के संबंध के अधिक्रम को चित्र के रूप में दर्शाया जाता है। मुख्य अवधारणा को शीर्ष पर एवं उप अवधारणाओं को नीचे क्रम में दर्शाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कार्य अवयव को चिन्हित करना है। शब्द दृश्य उपकरण छात्रों को तेजी और व्यापकता से सीखने में मदद करते हैं। इसका बेहतर तरीके से उपयोग होने के कारण प्रशिक्षक के समय की भी बचत होती है। शब्द दृश्य उद्दीपन कहे गए शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। शब्द दृश्य सहायक सामग्री की सीमाएं। हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। यदि शब्द दृश्य सहायक सामग्री को अधिक स्पष्टीकरण के साथ न दिखाया जाए तो इसका शिक्षार्थियों पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षण को केवल बड़े विचारों तक सीमित नहीं किया जा सकता। इन पर एक सीमा से ज़्यादा निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में नहीं है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही विचारशील और गहन जांच से संकोच और अनिच्छा का दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। आइए अब कुछ शब्द दृश्य सहायक सामग्री साधनों की चर्चा करें। मल्टीमीडिया यह एक से अधिक साधनों का संयोजन है, लेकिन यह कई रूपों में शामिल हो सकते हैं, जैसे मीडिया और ऑडियो, विषय, छवि, चित्रात्मक, वीडियो और फिल्म। आज मल्टीमीडिया की वजह से हम आप मिल सकते हैं। हम आप एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। चलचित्र एवं सिनेमा। चलचित्र अथवा सिनेमा वर्तमान समय में शिक्षण का सबसे सस्ता और सर्वसुलभ साधन है, जिसके माध्यम से कई अनुसंधान जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जाती है। समाचार संबंधी फिल्मों के माध्यम से देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं से छात्रों को अवगत कराया जा सकता है। यूजीसी के कार्यक्रम आदि की जानकारियां व समस्याओं की ओर से सहजता से ध्यान आकर्षित कराया जा सकता है। टेलीविज़न का 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक और सबसे लोकप्रिय साधनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें शिक्षक चाहे तो स्वयं अपनी पाठ योजना तैयार कर टेप कर सकता है। अब यह माध्यम काफ़ी संवादात्मक बनता जा रहा है। श्यामपट्ट आजकल श्वेत पट का अधिक प्रयोग किया जाता है। परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट्ट सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। श्यामपट्ट के बगैर शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षण में शब्दों के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को रुचिकर बनाने, कठिन अंशों को सरल करने, लिखावट में सुधार लाने, व्याकरण शिक्षण में परिभाषा लिखने, उदाहरण बताने, अभ्यासार्थ प्रश्न देने में श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है। श्यामपट्ट छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को सरल तथा स्थायी बनाने में सहायता करता है तथा शिक्षक को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। हमारे पास ग्रामीण विद्यालय में भी जहां अन्य शब्द दृश्य सामग्री का अभाव पाया जाता है, श्यामपट्ट का ही प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट के वर्ग क्योंकि चौक से लिखा जाता है, अतः इसे चौक बोर्ड भी कहा जाता है। श्यामपट्ट के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे लकड़ी के श्यामपट्ट, स्थिर श्यामपट्ट, स्टैंड श्यामपट्ट, चलित श्यामपट्ट, सीमेंट का श्यामपट्ट, चुंबकीय श्यामपट्ट, ग्लास श्यामपट्ट इत्यादि।
शिक्षण अभिक्षमता, वास्तविक पदार्थ। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें छात्र प्रत्यक्षीकरण के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव करता है। प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें दिखाने की क्रिया को और अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर छात्रों को पर्यटन भी कराया जा सकता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर छात्र वस्तुओं से भलीभांति परिचित हो जाते हैं, इसलिए ये वस्तुएं अधिक उपयोगी तथा संजीव साधन मानी जाती है। संवाद सामग्री, यह नई तकनीक की देन है। यह संवाद सामग्री मानी जाती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ छात्रों में परस्पर संवाद भी करती है, उन्हें सही गलत का एहसास भी कराती है। यद्यपि यह सुविधा भारत जैसे देश में समस्त छात्रों को उपलब्ध नहीं है, जैसे इंटरेक्टिव ब्लैक बोर्ड, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग, फिर भी इनका प्रचलन बढ़ रहा है। प्रदर्शन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड्स, इसके कई रूपांतरण हैं। श्यामपट्ट या चाक बोर्ड, सफ़ेद बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फलालेन बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, पेज बोर्ड इत्यादि। उपरोक्त के अलावा निम्न में महत्वपूर्ण सहायक शिक्षण सामग्री है। क्रियाकलाप सहायक सामग्री। क्षेत्र भ्रमण को सरस्वती यात्रा भी कहा जाता है। यह पुस्तक के बाहर की दुनिया का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, जहाँ छात्र वस्तुओं के बाहर की दुनिया का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। जहाँ छात्र वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर समझकर उसका ज्ञान अर्जन करते हैं, उसके संबंध में स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में होते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक में निर्धारण, पर्यावरण, डाकघर, बैंक, मेला जैसे पाठों के अध्ययन के लिए वहां जाना शिक्षाप्रद हो सकता है। प्रयोग विशेष रूप से विज्ञान विषयों में अधिक उपयोगी है। नाटक, कुछ ऐतिहासिक या वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों या नाटकीय रूपांतर शिक्षार्थियों को बड़े पैमाने पर कुछ संदेश दे सकते हैं। ये प्रायः विषय पर आधारित होते हैं। शिक्षण मशीनें, ये कई प्रकार की होती हैं। ये सामान्य तौर पर क्रमबद्ध होती हैं। ये विशेष रूप से उन विषयों में उपयोगी होती हैं जिनमें ड्रिल की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए गणित या कोई विदेशी भाषा। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन हेतु कोई अनुभव सिद्ध नियम नहीं होते और विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग सभी स्थितियों में प्रभावशील सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना। चयनित सहायक सामग्री का उपयुक्त संयोजन। उचित क्रम में सहायक सामग्री का उपयोग। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को एकल या संयोजन में उपयोग किया जाता है, जिससे शिक्षार्थियों का ध्यान निम्नलिखित कारकों पर केंद्रित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों का स्वभाव। प्रिंटेड मीडिया अधिक साक्षर लोगों के लिए होते हैं, जबकि चित्र, प्रतीक और प्रदर्शनीय वस्तुएं कम साक्षर लोगों के लिए होती हैं। शिक्षार्थियों की संख्या, यदि विद्यार्थियों की संख्या 30 से अधिक हो तो एक वीडियो या व्हाइट बोर्ड पर उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता। इंटरनेट के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को संलग्न किया जा सकता है। शिक्षण उद्देश्य। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी में वांछित परिवर्तन के अनुसार श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः सोच या ज्ञान, दृष्टिकोण या अनुभूति और कार्य या कौशल से संबंधित होते हैं। अगर हम बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों, दर्शक या श्रोतागण को सिर्फ महत्वपूर्ण विषय पर सूचित या प्रभावित करना चाहते हैं तो रेडियो या टेलीविज़न का उपयोग किया जा सकता है। विषय वस्तु का स्वभाव। यदि विषय वस्तु अधिक कठिन या अज्ञात हो तो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। सहायक सामग्री की उपलब्धता। यदि हम शिक्षार्थियों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षण से संबंधित सहायक सामग्री का उपलब्ध होना आवश्यक है और अपेक्षित मूल्य प्रभावी सहायक सामग्री अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के चयन एवं उपयोग पर खर्च होने वाली राशि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण विधि और सहायक सामग्री संबंधित ड्रिल का अनुभव। ड्रिल का अनुभव त्रिकोण एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षण योजना और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। यह 1960 के दशक के दौरान प्रतिपादित हुआ था। इनमें विभिन्न शिक्षण विधियों को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इनके अनुसार शब्दों को पढ़ना सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि है, जिसे त्रिकोण के शीर्ष पर दर्शाया गया है। जैसे जैसे हम त्रिकोण के नीचे की ओर जाते हैं, छात्र का शिक्षण अनुभव और धारणा शक्ति या स्मृति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी हो जाती है। इसे करके सीखने, अनुभवात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम के रूप में जाना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने संवेदक अंग सम्मिलित होंगे
ग्रहण उतना ही अधिक होगा। जितनी हमारी संवेदक अंग जैसे आँख है, कान है, जितना हम संवेदक अंग सम्मिलित करेंगे उतना ही हम ग्रहण करेंगे। इससे शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में सहायता मिलती है। धन्यवाद साथियों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।